एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवा। एमसीडी का रिजल्ट आ चुका है और आम आदमी पार्टी ने वापसी की है और शानदार जीत हासिल की और 15 साल का बीजेपी का राज तोड़ा। जहाँ तक बात करूँ, गुजरात चुनाव में भी 7 सीट की और राष्ट्रीय पार्टी बनी। आज हमारे साथ हैं जून साहब। पहले हमने एक इंटरव्यू किया था, आज फिर हम राष्ट्रीय पार्टी की बात करेंगे और क्या क्या फ़ायदे हैं उनके, राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तो। और साथ में जो ब्रिजवासन विधानसभा है उसमें क्या क्या काम हुए ताकि जनता तक पहुँचे, उनके भी बारे में बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले सर आपको बधाई हो, आपने एमसीडी चुनाव में शानदार जीत हासिल की और अभी मेयर बनाने जा रहे हो। और आपको भी बधाई हो, आप लोगों का सहयोग समर्थन मिला जिसकी वजह से एमसीडी में आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा 134 सीट मिली और बहुत अच्छा हुआ। लोग बीजेपी के 15 साल के शासन से परेशान थे, करप्शन था, सफाई नहीं हो रही थी, तो इन चीज़ों को मुख्य मुद्दा हमने बनाया और उसके आधार पे हम आज एमसीडी में लोगों ने सबसे ज़्यादा सीटें हमें जितवाई। सर बात करूँ, डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, एमसीडी में आ गई, काम करना थोड़ा आसान हो गया। साथ में बातचीत करूँ सर कर्मचारियों की वेतन की। पहले मैं थोड़ा सा एमसीडी की बात करूँ, प्रधानी टाइप चुनाव होते हैं, जैसे गांव में सरपंच होते हैं, गली नाले की जो आप काम कर ही रहे हो, बिजली पानी पे काम कर रहे हो। सर मुद्दा क्या होगा जिससे लोगों ने आप पे विश्वास जताया ताकि उन तक ये चीज़ें और फैसिलिटी पहुँच सके? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो 10 गारंटीज में माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, एक कूड़े और गलियों की सफाई की। दिल्ली को कूड़ा रहित बनाना है, हर जगह सफाई पे जोर देना है। दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। अभी आपने देखा होगा कि जो ही कोई बिल्डिंग स्टार्ट होती है, चाहे कोई पार्षद हो, चाहे एमसीडी का ऑफिशियल हो या पुलिस का ऑफिशियल हो, वहाँ पहुँच जाता है और अवैध वसूली करता है। लेंटर माफिया की मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पे कहा है कि ये जो अवैध वसूली है लेंटर माफिया के द्वारा, इसको समाप्त किया जाएगा। और चाहे आम आदमी पार्टी का पार्षद हो, चाहे एमसीडी का कोई कर्मचारी अधिकारी हो या पुलिस का कोई कर्मचारी अधिकारी हो, किसी को भी ये गलत तरीके से पैसा लेने से रोका जाएगा और अगर कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर बात करूँ बिजली पानी की, बिजली पानी पे काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत जगह पानी जा रहा है टैंकरों से और पानी पहुंच नहीं पा रहा है। और मानता हूं कि ऑफिस से जो भी शिकायतें आती हैं यहाँ से टैंकर भेजा जाता है, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन कब तक निकल जाएगा ताकि हर जगह जो आपने नल से पानी की बात ये वादा किया जनता से, ताकि वो जनता तक पहुँचे? देखिए, महिपालपुर में रेगुलर सप्लाई है, रंगपुरी में रेगुलर सप्लाई है, वसंत कुंज के सेक्टर्स में रेगुलर सप्लाई है, राजनगर में रेगुलर सप्लाई है। हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द बिजवासन का यूजीआर स्टार्ट हो जाएगा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद बिजवासन में और कापसहेड़ा गांव में रेगुलर सप्लाई चालू कर दी जाएगी। तो उसमें रेगुलर सप्लाई बस ये 2 मेजर हमारे पास बिजवासन और कापसहेड़ा बचे जहाँ के रेगुलर सप्लाई नहीं है, और जल्द से जल्द उनको भी रेगुलर सप्लाई से कनेक्ट करने जा रहे हैं हम। दूसरा सर बात करूँ गलियों नालों की, गलियाँ अभी बना रहे हो, अभी हमने देखा आज उद्घाटन किया, उस पर काम हो रहा है। और ये जो गलियाँ सर जो बीच में छूट जाती हैं, बातचीत करूँ मैं राजनगर पार्टू की, आधी गली बनी और उसके बाद छोड़ दिया गया, काम नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जो जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिला जाए उसको थोड़ा सा टाइट किया जाएगी, कुछ जो टाइम लाइन है उसके अंदर काम हो जाए ताकि जनता को परेशानी ना हो? पहले एनजीटी ने काम रुकवा दिया, उसके कोड ऑफ कंडक्ट लग गया दिल्ली में चुनाव की वजह से, नगर निगम का जो चुनाव था। अब आज से कल से कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो गया। DSIIDC डिपार्टमेंट पहले से ही यहाँ राजनगर में काम कर रहा है, एच ब्लॉक में। ए से लेके जेड तक जितनी भी सड़कें हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अब DSIIDC डिपार्टमेंट रात दिन लग के उन सड़कों को पूरा कर देगा। राजनगर में कोई ऐसी सड़क नहीं बचेगी जो ना बनी हो। सर एमसीडी कर्मचारियों की बात करूँ, कच्चे कर्मचारी हैं, पक्के नहीं किए गए। जब हम बीजेपी के नेताओं से हमने काफ़ी बातचीत की, उन्होंने भी बोला कि हमने कोर्ट तक हमने ये चीज़ पहुंचा दी है, और उसके साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी बहुत जगह बैठे रहते हैं धरने पे। तो इनका अभी सरकार आपकी आ गई है, तो इनको क्या आश्वासन देना चाहते हो ताकि इनको ये जो समस्या है, 12 घंटे ड्यूटी है, 15,000 रुपये मिलते हैं, और आज को आपको पता है महंगाई में बहुत कम है ये चीज़। देखिए, ये सब काम करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी में है। कल कुछ एमसीडी के कर्मचारी मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया कि जी एक तो हम एडहॉक या कॉन्ट्रेक्चुअल ही रिटायर हो जाते हैं, हमें रेगुलर नहीं किया जाता। और दूसरा सबसे बड़ा उनका इशू है वो है मेडिकल फैसिलिटीज़।
उनके पास कैशलेस कार्ड नहीं है। तो उन्होंने दो ही मुख्य मांगे रखी थी। एक तो हमें मेडिकल फैसिलिटी जैसे सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए होनी चाहिए, और दूसरे जो कर्मचारी कच्चे हैं उनको पक्का करना, रेगुलराइज करना। तो ये मैंने नोट किया था। अब जैसे ही मीटिंग होगी मुख्यमंत्री जी के साथ ये मुद्दे मैं उठाऊंगा, और जबकि पहले से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें हैं, और इन दोनों डिमांड्स जो एमसीडी की मुख्य मांगे हैं एम्प्लॉयज़ की, कर्मचारियों के, उन पर ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। दूसरा सर, जो मैं स्किल डेवलपमेंट पे आता हूँ, काफ़ी आपने काम किया। दादा देव मंदिर में आपने ट्रेनिंग सेंटर खोला, साथ में एक फिजियोथेरेपी सेंटर भी आपने खोला। एक कंप्यूटर का भी वादा किया था उस दिन आपने कि कंप्यूटर सेंटर हम खोलेंगे। उस पर कहाँ तक बात पहुँची है? फाइल अभी भी पाइपलाइन में? नहीं, देखिए सारी बातें डिपेंड करती हैं स्पेस पे। उन्होंने हमें स्पेस दिया दादा देव मंदिर कॉम्प्लेक्स में, हमने वो एक्टिविटीज़ शुरू करा दी। अब कंप्यूटर सेंटर के लिए वो अभी हमें जगह देने जा रहे हैं। हमारे पार्ट पे कोई डिले नहीं है, जो ही हमें जगह मिलेगी हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। इसी तरीके से हम ये इसमें बिजवासन में मैं आज गया था, उनको भी बोला है भाई तुम जगह स्पेस दो, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ जो हम कराएंगे उसमें ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होनी चाहिए। तो ये एक्टिविटीज़ हम शुरू कराएंगे, हम संभालखा में भी शुरू कराएंगे, बिजवासन में भी शुरू कराएंगे, और इधर से इसमें महिपालपुर में भी शुरू कराएंगे। तो इनमें बहुत जल्द शुरू करा देंगे। दूसरा सर, बात करूँ मैं एक बार फिर वृद्धा पेंशन की तरफ लेके आना चाहता हूँ। हमने कल एक NGO में बातचीत की थी, वहाँ पे एक 67 साल की महिला हमें मिली, और उनके पास आधार कार्ड है, जो जन्म प्रमाण पत्र है, जो बुढ़ापे में उस समय नहीं बने। जब बात करूँ सब आज 50-60 साल पहले चले जाओगे, और अभी करीब 4 महीने से वृद्धा पेंशन भी नहीं आ रही है। तो हमने बीजेपी वालों से बातचीत की, अपने आम आदमी पार्टी से बातचीत की, तो पहले बोला कि आचार संहिता लगी है, अभी चुनाव चले गए सर। और अभी मैंने जस्ट एक पूर्व मेयर से भी बातचीत की, मैंने इंटरव्यू डाला है, तो वो बोलते हैं कि हमने भी इस पर सरकार को कोशिश की, और एक टेस्ट होता है मेडिकली टेस्ट, जिससे कि आपका डेट ऑफ बर्थ का एक आइडियली पता चल जाता है। तो सर उसको यदि जैसे 5-7 साल के 67 साल के या 70 साल के पेमेंट उनकी बंदी हुई नहीं है, तो उन पर कुछ ऐसे गहन विचार नहीं किया जाए ताकि उनको भी ये फैसिलिटी मिल सके? देखिए, हर जो वरिष्ठ नागरिक है उसको पेंशन मिलनी चाहिए। अगर एज का कोई प्रूफ नहीं है तो उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है। ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है रेडियोलॉजिकली आपको ये पता लग जाता है कि इस आदमी की उम्र कितनी है। वो कोई बड़ा हर्डल नहीं है, और दूसरे उसके साथ MLA का सर्टिफिकेट लग जाता है, तो पेंशन बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि पिछले 4 साल से वृद्धावस्था पेंशन अभी दिल्ली सरकार ने स्टार्ट नहीं की है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नया साल शुरू होगा 2023 का, इसमें जल्द से जल्द ये पेंशन भी स्टार्ट होगी, और जितने भी लोग वेट कर रहे हैं या जो इंतजार कर रहे हैं उनकी वृद्धावस्था पेंशन बनवाएंगे। सर, रोजगार की बात करूँगा, महंगाई की, दोनों सरकारें टालती है सेंटर में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, या हरियाणा में भी बीजेपी हो। इसमें बात करूँ, कोरोना के बाद में एक एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि रोज़गार की कमियाँ आई हैं। आपने भी ठीक है DC रेट पे नौकरियां दी हैं, और होमगार्ड के जवानों को नौकरियां भी दी हैं। स्किल डेवलपमेंट भी आप कर रहे हो दिल्ली में। तो जैसे मैं बात करूं, थोड़ा सा बाहर की साइड जाना चाहता हूं मैं, गुजरात में आपके, हिमाचल में गए, अभी हरियाणा में भी जाना चाह रहे हो। तो सर, एक रोज़गार के ऊपर कोई एक ऐसा रोड मैप बनाया जाए ताकि युवाओं को रोज़गार देंगे। फ्री की बिजली पानी में ठीक है, लोग अभी आप बोल रहे हो कि हमने टैक्स के पैसे से हम दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोड मैप तैयार किया जाए कि रोज़गार मिले लोगों को। रोज़गार मिलेगा तो ऑटोमेटिकली की सारी चीज़ें सोल्यूशन निकल सकता है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट और UT में बहुत अंतर है। सर्विस डिपार्टमेंट में पिछली बार भी आपको बताया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट सारी की सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है दिल्ली में, तो वो मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन अब जैसे दिल्ली में भी सरकार है, MCD में भी आम आदमी पार्टी आ गई है, सेंटर में भाजपा की सरकार है, ये एक ऐसा इशू है जो कोई अवॉइड नहीं कर सकता। तो हम भी इसमें प्रयासरत रहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से या लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिल के हम इसमें रोज़गार के जितने भी अवसर पैदा किए जा सकें, चाहे मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, वहाँ इस इशू को उठाएंगे। और जो ही मतलब जैसे पंजाब में है, अब हमने पंजाब में अनाउंस किया कि हर साल पुलिस की भर्तियाँ होंगी, ऐसे कुछ स्कीम्स लेके आएंगे। लेकिन दिल्ली की सिचुएशन ऐसी है कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस के, उनकी सहमति के बिना यहाँ काम नहीं किया जा सकता। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जितने भी हम करने पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। सर, मैं अभी थोड़ा किसानों की तरफ लेके आना चाहता हूँ आपको। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ कृषि मंत्री नहीं है, और किसानों को ट्यूबवेल तक लगाने के लिए और साथ में ट्रैक्टर तक लेने के लिए कमर्शियल होना पड़ता है। तो सर, देहात के लिए कुछ आपकी कुछ रोड मैप है? जैसे ठीक है, आप शहरी में पैसा भी आ रहा है, काम करना आसान है, थोड़ा देहात के लिए क्या सर, जो किसानों के लिए कोई स्कीम है?
देखिए, एक तो दिल्ली देहात का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई उनके अल्टरनेट प्लॉट्स नहीं मिले आज तक। जो उनकी ज़मीन एक्वायर हुई थी 2002 में, वो आज तक वेट कर रहे हैं, उनको अल्टरनेटिव प्लॉट्स नहीं मिले, जो कि एक उनकी जेन्युइन डिमांड है। दिल्ली सरकार में हम 3-4 मीटिंग्स कर चुके हैं। प्लॉट्स की अलॉटमेंट करनी है डीडीए ने, हम रिकमेंड कर रहे हैं और इसी पे हम वे आउट निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2016 में कि भाई आप जो है लैंडलेस और होमलेस को ही देंगे, लेकिन जो लाल डोरे के प्लॉट्स हैं उन्होंने उसको भी इंक्लूड कर लिया। तो हम ये चाहते हैं कि लाल डोरे के अंदर जिसके दादालाई मकान हैं या वो प्लॉट्स हैं उनको इस कैटेगरी में ना लाया जाए, और अगर लाल डोरे के बाहर किसी का कोई लैंडलेस या होमलेस है तो उसको प्लॉट जरूर दिए जाएं। तो उस स्कीम के तहत मतलब 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं और पूरा वर्कआउट करके इसको डीडीए को भेजेंगे ताकि डीडीए उन लोगों को अलॉटमेंट कर सके। जहाँ तक ट्यूबवेल का सवाल है, वो मोस्टली जो है हम कोशिश करते हैं एग्रीकल्चरल पर्पजेज़ के लिए ही मिले और उन पर कमर्शियल वो चार्जेस ना लगे, और मैंने अपने एरिया में 2-3 जगह ऐसा करवाया भी है। सर, मेरा लास्ट में क्वेश्चन है, 2024 में लोकसभा के चुनाव में और राष्ट्रीय पार्टी भी है, और लोकसभा में यदि सांसद आपके चुन के आते तो एक आसान हो जाता है लोगों के मुद्दे उठाना। तो 2024 में क्या एक रोड मैप कुछ बनाया है कि सर पार्टी आई और लोकसभा में जाके बैठो तो आसान हो जाता है? अभी पहले 2 सांसद थे तो मुख्यमंत्री जी थे, वो तो आपको सीट चलेगी। अभी आपके राज्यसभा में सांसद हैं, लेकिन लोकसभा का क्या आपका रोड मैप है? ये बात ठीक है कि भगवंत सिंह मान के बाद हमारे यहाँ लोकसभा में कोई हमारा प्रतिनिधित्व है नहीं, लेकिन 2024 का चुनाव हम पार्लियामेंट का ज़ोर शोर से लड़ेंगे। राष्ट्रीय पार्टी है, वैसे भी हमारा एक दायित्व बनता है कि हम जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनके हाईएस्ट फोरम पे उठाएं। इसलिए लोकसभा में चुनाव हम अवश्य लड़ेंगे और ज़ोर शोर से लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लोकसभा में जीत पाएँ। सर, रणनीति क्या रहेगी? शिक्षा और रोजगार रहेगी या और कुछ भी चेंज उसमें? आज के दिन इससे बड़ा मुद्दा इस देश में नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो रोजगार, और दूसरा ये कि लोगों को जीवन जो है ना, महंगाई, इसको कम किया जाए ताकि लोगों का जीवन कुछ सुगम हो पाए, वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। तो हमारा अगर आप शिक्षा दे देंगे, स्वास्थ्य दे देंगे, रोजगार दे देंगे और महंगाई को ख़त्म कर देंगे तो अपने आप लोग ये मानना शुरू कर देंगे कि हाँ, ये मुद्दे 4 ऐसे हैं जिन पे अगला चुनाव होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ थे भूपेंद्र सिंह जून, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे। आने वाली 2024 में पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए दमखम लगाएगी और लोकसभा में चुनकर सांसद लेके आएगी ताकि जनता की आवाज़ को फिर से उठाया जा सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।